हाथरस में जो भगदड़ मची, अब उस पर प्रशासन तेज हो गया है। हाथरस भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार पर एफआईआर दर्ज की गई है और अन्य सेवादारों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो हाथरस भगदड़ का जो मामला है, अब उस पर गिरफ्तारी भी होगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब प्रशासन जो है, कानून जो है वो सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस ने 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अन्य सेवादारों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब प्रशासन जो है अलर्ट नजर आ रहा है, कार्रवाई की जा रही है। हाथरस भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज की है और पुलिस ने 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। कुचलने से 130 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद अस्पताल में हालात भयावह हो गए। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर सिकंदराराव सीएचसी और एटा जिला अस्पताल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएचसी के बाहर शव जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। वहीं घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और हादसे की जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। और देखिए, सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। और देखिए, विस्तार न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया, मृतकों के परिजनों से बात की। हमारे संवाददाता अमृत तिवारी ने। जी, अभी हम सिकंदराराव सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे हैं। जब घटना घटी थी तो पहली बार जो है यहीं पे घायलों को लाया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे इसी में जो है पहले यहाँ पे मरीजों को एडमिट कराया गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जिनकी जो है जान चली गई थी वो यहीं पे रखे गए थे। हमारे साथ जो है चश्मदीद हैं, 2 लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? रचना। रचना, आप कितने साल के हो? 17। आप जब घटना थी तो मौजूद थी वहाँ पे? यस। क्या देखा आपने वहाँ पे? क्या था जब ये माहौल बन गया इस तरह से, कितनी बड़ी संख्या में मौतें हो गई? एक लेडीज थी, उसके बच्चे वगैरह खो गए थे तो वो भाग रही थी, उसके पीछे कुछ लोग और भागने लगे। इस वजह से मतलब भीड़ ज़्यादा हो गई तो एक दूसरे के ऊपर से लोग उतरने लगे। खाली खेत पड़ा था उसमें जाने के लिए। आप कहाँ खड़ी थी उस वक्त? हम खेत में पहुँच गए थे। उसके बाद बच्ची बता रही है कि किस तरह से वहाँ के जो है हालात थे और किस तरह से लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। उसके बाद एक के ऊपर एक लोग चढ़ते गए और उसके बाद जो है स्थिति बद से बदतर होती गई और बहुत सारी संख्या में लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए। यही अस्पताल पे उन्हें लाया गया, यहीं पे उन्हें रखा गया था। अब चूँकि जो है आपको बता दें कि स्थिति ये है कि प्रशासन जो है अब
रेस्क्यू के साथ साथ जो है जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं एम्बुलेंस के आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जिनकी जान चली गई है अब जो है उनके पोस्टमार्टम को लेकर के तैयारियाँ चल रही हैं। मैं चाहूँगा इधर आप आइए, एक अम्मा बैठी हैं। अम्मा, आप वहाँ पे घटना पे थी? हाँ। आपका भी कोई गुम है क्या? हाँ, नातनी है मेरी। आपकी नातनी गुम है? हाँ। कुछ पता चला? कोई पता ना चला। तो आप सीधे घटना स्थल से जहाँ पे ये हादसा हुआ था वहाँ से यहीं पे पहुँची हैं? ना तो पहले तो वहीं ढूंढी है हमने, ढूंढी है। यहाँ से हम आए, वहाँ जगह पे देखी कि मतलब वहाँ पहुँच गई हुए। पंडाल में आवाज़ लगवाई। जब वहाँ के पुलिस वाले भैया ने कही गए कैसे घूम रही है, मैंने कहा एक लड़की खो गई है, क्या वहाँ जाके देखो। मैं अभी जो हूँ सिकंदरा राव में हूँ, कोई एटा में एडमिट है। तो इस तरह की जो है चीज़ें जो हैं यहाँ पे दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। जो अपनों के परिजनों को लोग ढूंढ रहे हैं उन्हें सही तरीके से जानकारी मुहैया नहीं हो पा रही। तो इस तरह की एक अफरा तफरी का माहौल है कि कौन कहाँ पे है, जिंदा है भी या नहीं है। एक बहुत बड़ा एक भारी पल जो है परिजनों के साथ बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, सिकंदर राव, हाथरस, यूपी। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है पत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा है पत्र और सांसद संतोष पांडे के लगाए आरोप पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पत्र के साथ ही वहीं सदन की कार्रवाई से लगे आरोपों को विलोपित करने की मांग भी की है। भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि महादेव ऐप के संबंध में कही गई बातों के तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए जाएं। तो देखिए, अब जहां उनको घेरता हुआ नजर आता है, सरकार जहां उनको घेरती हुई नजर आती है महादेव ऐप के मामले में, उसको लेकर अब पत्र लिखा है उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। सांसद संतोष पांडे के लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। खोमन, हम देखते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगातार आरोप लगते रहते हैं, खासकर महादेव ऐप सट्टेबाजी को लेकर। तो अब उन्होंने जो है लोकसभा अध्यक्ष का दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने बोला है कि जो आरोप लगाए जाते हैं उनका सबूत भी पेश किया जाए, वरना आरोप विलोपित कर दिए जाए। क्या कुछ उस पर पूरी जानकारी है? देखिए अंजलि, जिस तरीके से कल संतोष पांडे जो राजनांदगांव के सांसद हैं, उन्होंने सदन में महादेव सट्टा ऐप का मामला उठाया था। चूंकि राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यही कारण है कि संतोष पांडे ने ये मामला उठाया था। उसके बाद से ये पूरी राजनीति गर्म हो गई और गर्म होने के बाद जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जो संतोष पांडे ने सदन के अंदर आरोप लगाया, उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके तथ्य भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है महादेव सट्टा ऐप एक बड़ा स्कैम कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया था। 600 करोड़ घोटाले की बात इस पर सामने आई थी अंजलि, और यही कारण है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाती रही है और एक बार फिर जो है सदन में मामला गूंजा है। आने वाले दिनों में इस पर क्या और भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, चूंकि लगातार जो एसीबी की टीम है, जो ईडी की टीम है, वो लगातार खोमन देखेंगे आने वाले दिनों में क्या पन्ने खुलते हैं। लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर एक और है। छत्तीसगढ़ को मिली है केंद्र से बड़ी सौगात। राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर को मिली है मंजूरी। 5 प्रमुख शक्ति पीठों को जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। नवा रायपुर में कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। बागेश्वरी मंदिर में जीर्णोद्धार को भी मिली है स्वीकृति। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री रहते इस चीज की पहल की थी और अब उसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। तो छत्तीसगढ़ को मिली है केंद्र से ये बड़ी सौगात। राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर को मिली है मंजूरी, साथ ही साथ 5 प्रमुख शक्ति पीठों को जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। नवा रायपुर में कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी है। क्या कुछ खास बातें हैं, इसके लिए रुख करूंगी। मेरे सहयोगी खोमन साहू बने हुए हैं मेरे साथ। खोमन, छत्तीसगढ़ को केंद्र की तरफ से ये बड़ी सौगात मिलने की जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ इसकी अपडेट्स हैं? देखिए, बड़ी सौगात कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दे रही है। चूंकि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और रायपुर के वर्तमान में सांसद है बृजमोहन अग्रवाल,
उन्होंने पहल की थी कि कैसे छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल है, जो शक्ति केंद्र है, उसको देश भर में जाना जाए। और यही कारण है कि उन्होंने पत्र भी लिखा था कि जो शक्तिपीठ है, जो पर्यटन क्षेत्र है, उसको जोड़ा जाए केंद्र पर्यटन स्थल से। तो यही कारण है, अब मंजूरी मिल गई है, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, यहाँ के जो शक्तिपीठ है, माताओं के मंदिर है, उसको देश और दुनिया के लोग जान पाएंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। आने वाले दिनों में यही होता है अंजलि कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बहुत सारे ऐसे डबल इंजन सरकार के अपने फायदे हैं। और अब तो बृजमोहन अग्रवाल वो वहां सांसद भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की भी बेनिफिट्स जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुमन तमाम जानकारी के लिए। तो अब रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर कि फिर शुरू होगा बीजेपी का सहयोग केंद्र। आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनेंगे समस्या इस सहयोग केंद्र के माध्यम से, और अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगा सहयोग केंद्र। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होने वाला है बीजेपी का सहयोग केंद्र, जिसमें आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी जाएगी। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक समस्याओं की होगी सुनवाई, और 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन रहेंगे मौजूद, और 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल सुनेंगे समस्या। तो कहीं ना कहीं अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे सहयोग केंद्र में मौजूद। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये पूरा डे प्लान भी इसका निकलकर सामने आ गया कि किस दिन कौन से मंत्री रहने वाले हैं। तो देखिए, अब बीजेपी का सहयोग केंद्र फिर से शुरू हो रहा है, जिससे आम जनता और कार्यकर्ताओं को सहूलियत मिल सकती है। और अब आज की बात में कर लेते हैं बात आज के मौसम पर। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट दे दूं। एमपी में मॉनसून जारी है, बारिश का दौर जारी है, और ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में बदला रहेगा मौसम। आज भी कई जिलों में तेज बारिश और आंधी के आसार जताए गए हैं। वहीं अगले 1 सप्ताह तक मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम पर यह अपडेट है कि अब जब मॉनसून दस्तक दे चुका है तो लगातार बारिश भी जारी रहने वाली है। ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश और आंधी के आसार भी जताए जा रहे हैं, और अगले 1 सप्ताह तक मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अब मौसम का अपडेट छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बरसेंगे बादल। सरगुजा, बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर भी जारी कर दिया है अलर्ट, और दुर्ग समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। सरगुजा, बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, और दुर्ग समेत प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बरसेंगे बादल और जमकर बरसने वाले हैं। सरगुजा, बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना जता दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है, और दुर्ग समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अब अगली खबर गरियाबंद से। गरियाबंद के छुरा ब्लॉक में मौजूद हिरावतर स्कूल का दूसरे दिन भी छात्रों ने बॉयकॉट कर दिया। यहां के मिडिल स्कूल में 38 और प्राथमिक स्कूल में 75 छात्र अध्ययनरत हैं, जिन्होंने 1 जुलाई से स्कूल आना बंद कर दिया है। स्कूल प्रांगण से लेकर सारे कक्षाओं में सन्नाटा पसरा हुआ है। पालक और शिक्षा समिति की जिद के आगे स्कूल के शिक्षक भी लाचार नजर आ रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों ने शिक्षा समिति के साथ मिलकर इसकी शिकायत बीईओ से की थी, और ग्रामीणों का आरोप है कि बीईओ साहब उनकी समस्या दूर करना छोड़ उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं। इधर डीईओ ने मामले में शाला बहिष्कार के पहले दिन ही बातचीत कर हल निकालने का दावा कर दिया था, पर आज दूसरे दिन भी प्रशासनिक अमला स्कूल की सुध लेने नहीं पहुंचा है। हाँ, अध्यक्ष यहाँ का एसएमसी अध्यक्ष सरपंच गांव पटेल आए हुए थे, और कल गांव में बैठक हुआ होगा कि बताया कि कल गांव बैठक हुआ, जब तक टीचर यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तब तक हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। पोस्टिंग यहाँ तो एक एचएम को हुआ है पंकज गुप्ता करके, लेकिन अभी शासन ने उसको रोक दिया है, अन्य स्कूल में संलग्न है। आज ही जानकारी मिली है, और मैंने इसके लिए संबंधित प्रधान पाठक से भी बातचीत की है, और वहाँ के संकुल समन्वयक को भी वहाँ पर भेजा है। और वहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो है माध्यमिक शाला में मात्र 38 बच्चे हैं और 3 शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं।
जो कि पर्याप्त मात्रा में है। तो स्कूल खुल जाएगा इसका? हम लोग प्रयास करते हैं, वहाँ के गांव के कम्युनिटी वालों से, एसएमसी सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं और हम प्रयास करते हैं स्कूल खुलेगा, क्योंकि शाला प्रवेश उत्सव है और बच्चे प्रवेश लेने, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। और देखिए, राहुल गांधी के हिंदू वाले भाषण पर सियासत जारी है और छत्तीसगढ़ में भी मामले ने तूल पकड़ लिया है। और सांसद संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी संसद में महादेव की तस्वीर लहरा रहे थे, लेकिन उन्हीं के सीएम महादेव सट्टा ऐप में 6000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, वो उस पर कुछ क्यों नहीं कहते। किस तरह से राहुल गांधी के बयान पर चारों तरफ राजनीति शोरगुल रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान से सियासत ओवरहीट हो गई है। चारों तरफ राहुल गांधी के बयान पर प्रदर्शन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल के बयान ने राजनीतिक गलियों को शोरगुल कर दिया। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने भी राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। संतोष पांडे ने कहा कि कल राहुल गांधी सदन में महादेव भगवान का फोटो लहरा रहे थे, लेकिन आपके पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महादेव को भी नहीं छोड़ा और महादेव सट्टा ऐप के जरिए 6000 करोड़ का घोटाला किया। राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिया छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। अब सांसद जी जिस महादेव ऐप का जिक्र कर रहे हैं, उसे समझना भी जरूरी है। आखिर क्या है ये महादेव सट्टा ऐप, जिसके जरिए बार बार भूपेश बघेल पर घोटाले के आरोप लगते रहते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाई गई थी ऐप। पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स जैसे लाइव गेम थे। क्रिकेट और अन्य खेलों पर होती थी अवैध सट्टेबाजी। सबसे ज्यादा यूजर्स छत्तीसगढ़ में थे। बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम शामिल है इसमें। भूपेश बघेल पर भी लगे हैं घोटाले के आरोप। ईडी कर रही है मामले की जांच। संतोष पांडे के बयान के बाद भूपेश बघेल भी मैदान में आ गए और पलटवार करते हुए संतोष पांडे को जवाब दिया। अभी संसद में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे जी ने आरोप लगाया है कि 6000 करोड़ का महादेव ऐप के माध्यम से मैं संचालित करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री संचालित करते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है जो बेबुनियाद है। और इस मामले में मैं लोकसभा के स्पीकर को भी पत्र लिखने वाला हूं। और सरकार बदल गई, महादेव ऐप चल रहा है, तो क्या इस महादेव ऐप का नाम अब बदल के क्या विष्णुदेव साय ऐप रखने वाले हैं? राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर खूब राजनीति हो रही है। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वार पलटवार की ये राजनीति कब तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।